नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। ये देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में हमें क्या-क्या कवर करना है। तो उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड आया है, वी विल बी लुकिंग इनटू दिस। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ हाइक किया है, इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होने वाला है, क्या ये पूरी डिबेट है, इसको हम यहाँ पे समझेंगे और ये एक लर्निंग लेसन है इंडिया के लिए। फिर इंडिया फिलीपींस रिलेशन को थोड़ा जानेंगे कि हमारे टाइज कितने स्ट्रेंथ पे आ गए हैं और चाइना फैक्टर यहाँ पे भी आ रहा है। बेसिकली हम दोनों ही चाइना से परेशान हैं, इसलिए अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। देन ट्रंप का रिस्पॉन्स, ट्रंप के रिस्पॉन्स पर हम क्या कहने वाले हैं, क्या होगा इंडिया का नेक्स्ट स्टेप, वो सारी बात यहाँ पे समझेंगे। और प्रेजेंटली जो जियो पॉलिटिक्स के अंदर फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रही है, पोलराइजेशन देखने को मिल रही है, उस पूरी डिबेट के अंदर इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है, हम किस पर्टिकुलर पोजीशन में है, हमें क्या करना चाहिए, वो सारी बातें समझेंगे। देन आजकल जो वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट रन कर रही है उसके अंदर टेक्नोलॉजी का रोल इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इस एस्पेक्ट को थोड़ा समझा जाएगा। हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे और 80 साल उसको हो चुके हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा में बॉम्बिंग हुई थी। तो डिबेट करेंगे कि भाई डी न्यूक्लियराइजेशन की कहानी कहाँ तक आगे बढ़ी है, क्या हम लोग इस न्यूक्लियर वेपन को, या जिसे डिसआर्मामेंट बोला जाता है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, उस तरफ जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे, तो वो सारी बात समझेंगे। देन मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो हम ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट कंपोनेंट होता है द हिंदू का, उसको यहाँ पे कवर किया जाएगा। वहाँ पे एक और नई टर्म आई है दैट इज नोन एज नेक्रोपॉलिटिक्स, सो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो ये सारी डिबेट्स हम आज के न्यूज़पेपर में करने वाले हैं और आज का न्यूज़पेपर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बड़ा है और शायद ये सेशन थोड़ा लंबा होगा। सब चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हमने पीवाईक्यूज यहाँ पे ऐड किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। सो फ्रंट पेज पे जैसा आप देख रहे हैं, फ्लैश फ्लैश फ्लड आया उत्तराखंड के अंदर एंड अभी तक ये रिपोर्टेड है कि सिर्फ 4 लोग डेड हुए। इट विल बी मोर देन दैट, क्योंकि पूरा का पूरा गांव जो है वो वहां पे बह गया है और ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। सी दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द हिमालयन इकोसिस्टम। जो हम इस पूरे हिमालयन इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसका ये नतीजा है। आप सोच के देखिए कितने बड़े स्केल के ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ ही एक तरीके से पानी के साथ इस गांव को बहा के ले गया। कितना बड़ा वॉल्यूम रहा होगा उसको। मतलब आप सोचिए कि वो जो डेब्रिस थी वो कहीं ना कहीं इकट्ठी हो रही थी। डेब्रिस थी, आप बोल सकते हो कि लूज सॉयल कहीं इकट्ठी हो रही थी, कहीं किसी चट्टान के ऊपर या फिर किसी ढलान के ऊपर। वहां से वो रिलीज हुआ पानी के साथ और एकदम जो है यहाँ पे बड़ा डिजास्टर बन के आ गया है। अब यहाँ पे फ्लैश फ्लड की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आपको कुछ बातों को समझना है कि देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, वहां से थोड़ा हमें एक्सप्लेनेशन पता लगेगा कि भाई क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे भी जो बात न्यूज में आ रही है कि यहाँ पे एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है। ठीक है, तो क्लाउड बर्स्ट, पहले तो आपको उसकी डेफिनेशन थोड़ी मालूम होनी चाहिए, टेक्निकल डेफिनेशन। ये लेमैन डेफिनेशन से जो है आप अपने आंसर्स को नहीं दे सकते हो। तो बेसिकली शॉर्ट ड्यूरेशन में इंटेंस रेनफॉल हो जाती है अलोंग अ स्मॉल एरिया। छोटे से एरिया के अंदर पानी का वॉल्यूम, इतना ज्यादा बारिश हो गई वहां पे जिससे इंक्रीज हो गया। और फिर उसके बाद वो वाटर वहां पे जब आएगा, हमने क्या कर रखा है, हमने हर जगह कंक्रीट के जंगल बना रखे हैं। और पहले जो पानी जो था वो थोड़ा नीचे चला जाता था धरती के अंदर वाटर टेबल में, अब वैसा नहीं हो रहा है। वो पूरा का पूरा पानी फुल फ्लो के साथ स्लोप के साइड में होते हुए, स्लोप के साथ जब वो गिरता है तो वो मोमेंटम गेन करता है और अपने साथ डेब्रिस इकट्ठा करता है, सोयल, रॉक्स, पार्टिकल, वो सब कुछ वो वहां पे लेके आता है और इस तरीके से डैमेज जो है वो करता है यहाँ पे। अब देखिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको दिखेगा कि मॉनसून इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इस साल मैं आपको बता रहा हूँ क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिल रहा है। ये जो इंटेंसिटी है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था कि अब की बार बारिश थोड़ी भारी होने वाली है, ये इंटेंसिटी इंक्रीज हुई है और ये फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड के केसेस भी यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं। चाहे वो वेस्टर्न घाट्स हो, चाहे वो हिमालयाज हो, हर जगह जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। हिमालयाज की कहानी और भी अलग है। तो हिमालयाज वेस्टर्न घाट से थोड़ा इसीलिए अलग हो गए क्योंकि हिमालय के अंदर थोड़ी सी सीज्मिक एक्टिविटी भी होती है। मतलब अभी भी ये माउंटेन्स जो हैं ये ग्रो कर रहे हैं, छोटे छोटे अर्थक्वेक वहां पे आते रहते हैं। जब अर्थक्वेक आते हैं उससे भी जो है माउंटेन सोयल लूज हो जाती है, उसका भी असर यहाँ पे हमें देखने को मिला है। अब देखिए, यहाँ पे एकदम से क्लाउड बर्स्ट का रीजन क्या होता है, क्यों वो वाटर का वॉल्यूम एकदम से इकट्ठा हो गया,
क्यों वहां पे एक तरीके से ऊपर क्लाउड जो बनता है वो काफी हैवी वाटर लेडन होता है, ठीक है। तो ऐसा रीजन इसलिए है, देखिए एकदम से कंडेंसेशन बहुत रैपिड होगा, तेज धूप निकली, तेज धूप के कारण जो है एकदम से कंडेंसेशन बिल्कुल रैपिड हो गया, एंड वो मॉइस्चर आपके एटमॉस्फेयर में है, और उसके साथ अपवर्ड एयर करंट्स वो भी आ रहे होते हैं, तो वो और ऊपर चला जाता है, और वहां से वो जो है वाटर में कन्वर्ट, मतलब बेसिकली कंडेंस होके जब टेम्परेचर कम होगा तो वो बारिश की बूंद बनेगा, रेन ड्रॉप बन जाता है। एंड जब एकदम से फिर क्योंकि मॉइस्चर गया ही ऊपर ज्यादा था, तो इट इज ऑब्वियस है कि बारिश भी ज्यादा होगी। वहां से उस रैपिड एकदम अपराइज के कारण बहुत बड़े स्केल पे बहुत बड़े वॉल्यूम में पानी ऊपर पहुंच गया, और उस क्लाउड के अंदर बहुत वाटर था, वहां से वो ड्रॉप्स जो हैं वो बारिश की एकदम से गिरेगी, और बहुत ज्यादा बारिश छोटे से एरिया के अंदर हो जाएगी। दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्लाउड बर्स्ट। अब देखिए उसके अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिमालयाज के अंदर खासकर ये पहले भी देखा गया है, होता रहता है मॉनसून के टाइम के अंदर, है ना। मॉनसूनल जो विंड्स होती हैं हमारी, वो बहुत ही हैवी मॉइस्चर कैरी करती हैं, और ओरोग्राफिक रीजन के कारण, बेसिकली माउंटेन स्लोप के कारण, वो थोड़ा ज्यादा वाटर वॉल्यूम भी ऊपर ले जाती है, ऐसा भी होता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्लाइमेट इंटरेक्शन भी एक रीजन है कि मॉनसून का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, साथ में टोपोग्राफी, जैसा मैंने आपको बताया कि ओरोग्राफिक फैक्टर, ठीक है, स्लोप के साथ ऊपर, वहां से वो क्लाउड बर्स्ट जो है वो हो जाता है। अब बहुत से ऐसे केसेस पास्ट में रहे हैं। अब देखिए ये इन्होंने क्या किया था, मेंस 2022 में सवाल किया था, और उन्होंने पूछा था कि डिस्कस विद टू रीसेंट एग्जांपल्स। ओके, तो इन्होंने एग्जांपल दिया लेह लद्दाख का, उत्तराखंड का, देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स व्हिच आर देयर, और ये भी उत्तरकाशी में जो अभी हुआ है वो भी एक एग्जांपल आपके सामने है। तो ये रेगुलरली हो रहा है। हम जो है ये एक नेचुरल फिनोमिना भी है, और प्रॉब्लम क्या आ रही है ना कि हमारे वजह से, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, इसकी जो इसकी जो डैमेजिंग प्रॉपर्टी है वो काफी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि हम जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो सब कुछ स्लोप से माउंटेन में फेंक दिया जाता है, और वो लूज रहता है, और जैसा फिर एकदम से पानी आएगा, फिर वो डेब्रिस वाटर के साथ जो है वो फ्लो करके आता है, पूरे गांव के गांव उड़ा देता है। तो ये दिक्कत हमें दिखी है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ट्रम्प ने टैरिफ हाइक किया, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, मेंस 2019 का सवाल देखो, ये मेंस 2019 का सवाल कह रहा है कि वॉशिंगटन इज अनएबल टू फाइंड फॉर इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल स्ट्रेटजी। इसी की झलक हमें जो है यहाँ पे दिख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी कर रहे हैं वो बेसिकली इसीलिए कर रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया को कैसे हैंडल करना है, कि ग्लोबल स्ट्रेटजी जो भी यूनाइटेड स्टेट्स की है उसके अंदर इंडिया का क्या रोल होगा। यूएस ये सोचता है कि वो इंडिया को एक जूनियर पार्टनर मान के चलेगा, बट रियलिटी ये है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी वर्केबल विद इंडिया। हमें क्लैरिटी है कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे हम कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को शायद समझ नहीं पा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई ही इज ट्राइंग टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया, बट वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होने वाला है, क्योंकि ट्रेडिशनली दिस इज व्हाट हैड बीन द स्टैंड दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन, कि हम किसी भी हालात में झुकेंगे नहीं, बिकॉज एक बार आप झुक जाते हो तो उसके बाद प्रॉब्लम्स जो है वो रुकती नहीं है, वो और ज्यादा डिमांड्स आने लग जाती हैं। तो दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। अब देखिए इस पूरी डिबेट के अंदर हमें आपके सामने कुछ एक डेटा जो है वो रखना चाहता हूँ, कि देखिए इंडिया के साथ जो यूएस का ट्रेड डेफिसिट है वो 49.5 बिलियन डॉलर्स का है। हमारे से ज्यादा, है ना, 9 अदर कंट्रीज हैं जिनके साथ यूएस का ट्रेड डेफिसिट है। तो हम पे 25% इन्होंने टैरिफ लगाया, और मतलब अ, आप आगे देखिए इसके अंदर। अब बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनके अंदर उनका जो डेफिसिट है वो ज्यादा है इंडिया से, लेकिन उन पे कम टैक्स लगाया है। तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स एट प्रेजेंट इज नॉट ट्रीटिंग इंडिया रैशनली। ओके, अगर उनको टैरिफ लगाना है तो सब पे मतलब बराबर लगाओ, या फिर जिसके साथ ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है उसके ऊपर आप कम टैरिफ लगा रहे हो और हम पे ज्यादा लगा रहे हो। तो देखिए मेक्सिको के ऊपर सेम 25% इन्होंने टैरिफ लगाया, लेकिन मेक्सिको के साथ ट्रेड डेफिसिट यूएस का 175 बिलियन डॉलर्स है। वियतनाम 120 बिलियन डॉलर्स है, लेकिन टैरिफ हमसे कम है। जर्मनी 87 बिलियन डॉलर्स, लेकिन टैरिफ हमसे कम। आयरलैंड, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, ये वो कंट्रीज हैं जिनका जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंडिया से बहुत ज्यादा है, और टैरिफ जो उन पे लगाए जा रहे हैं वो हमसे कम लगाए जा रहे हैं।
तो ये 25% का नंबर एक तरीके से इररेशनल है यहाँ पे। देन आप इसके अंदर देखिए, द ओनली कंट्रीज विद हायर डेफिसिट्स देन इंडिया एंड हायर टैरिफ आर चाइना एंड कनाडा। मतलब चाइना के ऊपर 30%, कनाडा पे 35% टैरिफ उन्होंने लगाया है, लेकिन उनका ट्रेड डेफिसिट भी बहुत ज्यादा है, मतलब एक्सपोनेंशियली ज्यादा होगा। तो अब ये बात समझिए कि ट्रम्प के पूरे आइडिया के अंदर रैशनैलिटी कहीं नहीं है। अगर उनको टैरिफ लगाना था तो हमारा तो सिर्फ 49 मतलब बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, उसके अकॉर्डिंग आप लगाते। साउथ कोरिया का हमसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है और आप एक तरीके से उन पे हमसे कम टैरिफ लगा रहे हो और हम पे 25% लगा रहे हो। तो ये रैशनैलिटी की कोई गारंटी नहीं है इसका मतलब। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, अब बात जो दूसरी हमें समझनी है कि देखिए ये बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की ओवरऑल पॉलिसी में। यूएस कभी पाकिस्तान के साथ अलाइन हो रहा है ना। और इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को हमें बहुत ही अच्छे से स्टडी करना चाहिए कि क्यों है ये शिफ्ट पर्टिकुलरली। अब डोनाल्ड ट्रंप इतने एडवर्स क्यों हो रहे हैं हमारे खिलाफ, दैट इज समथिंग वन हैज टू सी हियर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम यहाँ पे झुकते हैं, मतलब इन्होंने ये भी कहा है ना कि रशिया से वी शुड नॉट बाय ऑयल, है ना। इंडिया इज बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, दैट इज देयर आर्ग्यूमेंट। ओके, अब यहाँ पे एक और स्टैटिस्टिक्स भी काफी अच्छे से हाईलाइट किया गया है कि देखिए ये एक नंबर है। और अगर आप और डाटा देखेंगे, मैं वो डाटा आगे भी लेके आऊंगा कि भाई कैसे जो है यूरोपियन यूनियन वो ज्यादा तेल खरीद रहा है रशिया से, है ना, गैस खरीद रहा है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस हम पे लगाई जा रही हैं। तो दैट इज अनफेयर, बहुत अनफेयर तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। तो एक बार अगर आप झुक गए तो दैट मीन्स दैट आपका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। वी कैन नॉट अलाउ दैट। ओके, ये तो किसी भी हालत में नहीं होने देना है। एंड वन हैज टू हैव द सोवरेन कंट्रोल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी चलेगी, कि हम रशिया के साथ अच्छा इक्वेशन रखेंगे कि नहीं रखेंगे। दैट इज व्हाट आवर गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक अ कॉल। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे से हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर जो आइडिया दिए गए हैं कि हमें यूएस के साथ भी बिगाड़नी नहीं है। वी हैव टू प्रिजर्व द कोर स्ट्रेंथ ऑफ आवर रिलेशनशिप। जो डिफेंस और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है उसमें आप साथ चलिए। टेक्नोलॉजी और डिफेंस डेवलपमेंट में को प्रोडक्शन में आप लोग साथ में काम कर सकते हैं। और ये जो म्यूचुअल ट्रस्ट का जो हमारा इक्वेशन है यूएस के साथ, उसे ब्रेक नहीं होने देना है। डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप चेंज हो जाएगी, है ना, कंट्रीज का तो आपस में बहुत ज्यादा एंगेजमेंट रहेगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स बुली कर रहा है, ये हमें रेजिस्ट करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग दैट वन हैज टू सी हियर। फ्यूल के नाम पे ये जो एक्सटोर्शन हो रहा है, ये चीज हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और पास्ट में भी हमने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताया है, चाहे S-400 बाय करने का मामला हो, चाहे रशिया से ऑयल लेने का मामला हो। क्लियर, तो हम इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारी फॉरेन पॉलिसी की एक इंपॉर्टेंट हिस्से की तरह काम करता है। तो उस चीज के ऊपर आप कभी भी नहीं हटेंगे। अगर हम यहाँ पे आज पीछे हट गए, it is going to damage our international credibility, because India at present हम एक लीडर हैं। लीडर किन के? डेवलपिंग वर्ल्ड के। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे भी ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि एक डेवलपिंग वर्ल्ड का कंट्री जो है यूनाइटेड स्टेट्स के आगे झुक गया। हम पहले बहुत से ऐसे मुद्दे रहे हैं जहां पे हम बिल्कुल भी यूएस या डेवलप्ड वर्ल्ड के सामने नहीं झुके हैं। चाहे वो न्यूक्लियर इशू का मामला हो, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मामला हो, क्लाइमेट चेंज का मामला हो, हमें अपने इंटरेस्ट के लिए जो सबसे बेटर है वो करना होगा। ये बिल्कुल क्लियर है ये पॉइंट। ठीक, अब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप उठा के देख लो कि जहां जहां पे भी कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेटरी डिमांड्स या ट्रीटीज आई हैं, वहां पे हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज हमने नहीं किया है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हमने साइन नहीं की बिकॉज वो डिस्क्रिमिनेटरी थी, है ना, हमारे अगेंस्ट एक तरीके से जा रही थी। अब सब कुछ अगर इम्प्रूव करना होगा आपको अपना इक्वेशन यूएस के साथ, तो क्वाड समिट बहुत क्रूशियल होगा हमारे लिए। वी हैव टू सी हाउ ट्रम्प इज गोइंग टू एक्ट देयर। वहां पे किस तरीके से यूएस का रिस्पॉन्स होगा, क्या वो क्वाड को प्रोएक्टिवली परस्यू करेंगे, क्वाड किस डायरेक्शन में जाएगा, वो सभी फैक्टर्स हमें ध्यान देने होंगे। एंड बेस्ड ऑन दैट हमें जो है ये कॉल लेना है। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट कि भी हम जो है यहाँ पे अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखते हुए काम करें। सो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें जो है हमें यहाँ पे ध्यान देनी है। अब बात करते हैं इंडिया फिलीपींस रिलेशंस के ऊपर। ओके, तो हम अपने रिलेशन को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ लेके जा रहे हैं। और डिफेंस, मैरीटाइम, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये सब जो है हम इसके अंदर इंक्लूड करने वाले हैं।
पॉइंट आप देखिए, तो ये फिलीपींस आपका साउथ चाइना सी के पास पड़ता है। ओके, और साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूट है उसके अंदर एक कॉमन प्लेयर है, दैट इज योर चाइना। सभी कंट्रीज का चाइना के साथ डिस्प्यूट चलता है और फिलीपींस का भी चलता है। एंड चाइना और फिलीपींस की जो एनिमिटी है वो कहीं ना कहीं इंडिया और फिलीपींस को साथ लेके आ रही है। तो आप समझिए कि भाई ये जो असर्टिव चाइना है, चाइना की असर्टिवनेस से सभी परेशान थे, और हम भी परेशान हैं, है ना, और फिलीपींस भी परेशान है, तो इसलिए हम लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। वी डू सपोर्ट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हमारा जो ट्रेड अगर आप देखें, 90% ट्रेड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वो सी रूट के थ्रू होता है, ठीक। और बेसिकली इस टाइप भी जाता होगा, ईस्टर्न साइड भी जाता होगा, है ना, और वो साउथ चाइना सी से पास होगा। लेकिन वहां पे अगर चाइना रिस्ट्रिक्शन लगा दे, कहे कि साउथ चाइना सी तो मेरा एरिया है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। प्लस चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग आर्टिफिशियल आइलैंड्स देयर, ठीक। बहुत से आर्टिफिशियल आइलैंड्स उन्होंने वहां पे बनाए हैं। वो बेसिकली आर्टिफिशियल आइलैंड्स का इस्तेमाल जो है मिलिट्री बेस के रूप में कर रहा है। सो दे हैव इंक्रीज देयर प्रेजेंस एंड दिस इज हाउ प्रॉब्लमेटिक इट इज। अब पॉइंट जो आपको समझना है कि फिलीपींस के साथ हम अपने ट्रेड को इम्प्रूव कर रहे हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स और ज़्यादा आएंगी यहाँ पे। टूरिस्ट जो वीज़ा होगा, बेसिकली फ्री ई टूरिस्ट वीज़ा फैसिलिटी हम बेसिकली फिलीपींस के जो नेशनल है उनको यहाँ पे देंगे, एंड वाइस वर्सा दे विल आल्सो फैसिलिटेट यू कैन से इंडियंस देयर। अब यहाँ पे डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन की अगर आप बात करें, तो मैरीटाइम में हम साथ काम कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग में हम बिल्कुल काम कर सकते हैं, और इंडिया के लिए ये एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी मैं देख रहा हूँ वहाँ पे। क्यों है? बिकॉज हम ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, और ऑप सिंदूर के बाद तो डेफिनेटली दिस इज ऑन कार्ड। बहुत से कंट्रीज इसको लेने में इंटरेस्टेड है, तो वी आर यू कैन से क्वाइट फोकस्ड ऑन दिस एज वेल। अब रीजनल और ग्लोबल स्टैंड अगर आप देखिए, हम चाहते हैं रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जिसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, उनक्लोज के अकॉर्डिंग। ओके, यूनाइटेड नेशन लॉ रिलेटेड टू द कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, ठीक है। तो ये यूएन कन्वेंशन लॉज ऑफ सीज से रिलेटेड है, जो बेसिकली डिसाइड करता है कि कैसे आप अपना मैरीटाइम एरिया डिसाइड करेंगे। तो वो फैक्टर्स यहाँ पे लेके चलते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो चीजें ध्यान देनी है, जो फैक्टर्स हमें बिल्कुल दिमाग में रखने पड़ेंगे, कि भाई चाइना के साथ प्रॉब्लम इसी पर्टिकुलर चीज को लेके है कि उनक्लोज के बेस पे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जजमेंट था, ठीक, चाइना इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट। तो चाइना इंटरनेशनल सिस्टम, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स बने हुए हैं, या जिसको हम बोलते हैं कि रूल बेस्ड ऑर्डर, उसको चाइना वायलेट कर रहा है, एंड दैट्स अ बिगेस्ट चैलेंज। ओके, तो इट इज नॉट फॉलोइंग दिस रूल बेस्ड ऑर्डर। क्यों? चाइना कहता है कि भाई जब ये रूल आप बना रहे थे तो हमसे पूछा ही नहीं था। सो दे हैव दिस आर्ग्यूमेंट, एज वी वर नॉट यू कैन से इन अ पोजीशन टू बेसिकली प्ले सम रोल, तो इसीलिए हम जो है इसके अंदर बिल्कुल भी इसको नहीं कंसिडर करेंगे। दैट इज द चाइनीज स्टैंड। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखिए कि आप म्यूचुअल असिस्टेंस को लेके हमने ट्रीटी साइन की है। सोवरेन डेटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ठीक है, एंड वी विल सपोर्ट बेसिकली फिलीपींस ऑन दिस। हम हेल्प करेंगे। हमने फिलीपींस को इनवाइट भी किया कि आप इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो है इंडियन ओशन रीजन के लिए, उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इंटेलिजेंस शेयरिंग और डाटा शेयरिंग यहाँ पे होता है, और इस इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर के अंदर आपके जो लाइजनिंग ऑफिसर, जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। तो वी वांट दिस थिंग टू बी देयर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए उन क्लॉज के ऊपर जो सवाल आया था वो आपको देखना है। तो ये सवाल 2022 का था। ये कहता है कि कोस्टल स्टेट हैज द राइट टू एस्टैब्लिश ब्रेड्थ ऑफ इट्स टेरिटरी सी टू ए लिमिट नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल्स। बिल्कुल सही, 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका जो है नेशनल वाटर होता है। ओके, और आपके जो कानून है वो भी इसी 12 नॉटिकल माइल तक लागू होंगे। तो दिस इज द राइट। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज सेइंग शिप्स ऑफ ऑल स्टेट्स वेदर कोस्टल और लैंडलॉक्ड enjoy the right of innocent passage through the territorial sea। yes, बिल्कुल, आप किसी को ब्लॉक नहीं कर सकते हो, आपको ये चीज अलाउ करनी पड़ेगी। थर्ड, ये कह रहा है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन shall not extend 200 नॉटिकल माइल। बिल्कुल सही, 200 नॉटिकल माइल तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उसके बाद इंटरनेशनल वाटर्स आ जाता है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, इस तरीके का सवाल वो पूछते हैं कि इनोसेंट पैसेज अलाउड है 200 नॉटिकल माइल तक का आपका
इकोनॉमिक जोन होता है जहां से आप रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो सारे के सारे। सो दैट इज व्हाट हैज बीन द स्टेटमेंट। अब इस पूरे खेल के अंदर हम बात करेंगे कि इंडिया का रिस्पॉन्स ट्रंप को लेके क्या होने वाला है। तो हमें पहले तो ये समझना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 25% टैरिफ लगाया प्लस हमें पेनल्टी लग रही है ना। तो 35% और मोर के अराउंड हम पे जो है ये टैरिफ लग रहा है, बिकॉज पेनल्टी इज बिकॉज वी आर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। ओके, ये इस रीजन की वजह से लगी है कि इनका ये कहना है कि इंडिया इज बेसिकली फंडिंग द यूक्रेन वॉर। ठीक, इंडिया बेसिकली ये कह रहे हैं कि यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। बट इज इट सो? आपको क्या सही में ऐसा लगता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, countries like US and European Union, they are importing greater volume of Russian energy without penalty। और दूसरा सवाल यहाँ पे आता है कि भाई गाजा के अंदर जो इतने लोग मर रहे हैं, 60,000 people they have died। okay, now why US is not stopping Israel? And not just that, इसराइल को तो मदद भी मिल रही है ना, फंडिंग मिल रही है एक तरीके से। गाजा वॉर तो इसराइल लड़ ही इसलिए रहा है क्योंकि पीछे से मदद मिलती जा रही है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी देखिए स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस क्या है इंडिया के लिए। तो पहली चीज, आप रशियन जो एनर्जी जो भी हम ऑयल ले रहे हैं उसको बाय करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस को जल्दी से जल्दी आपको नेगोशिएट करना होगा। और एशियन इंडिया ट्रेड टाइज इसको भी आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। दैट इज समथिंग दैट वी कैन एक्सप्लोर हियर। एंड वेस्टर्न सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए आपको ये ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं वो और अच्छे से करने पड़ेंगे। रीस्टार्ट ऑयल टाइज विद ईरान, वेनेजुएला, है ना, ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा। बिकॉज यूएस इस तरीके से हम पे प्रेशर डाल रहा है, तो आपको जहां पे भी चीपर ऑयल मिल रहा है, फ्रॉम वेर एवर वी आर गेटिंग चीपर ऑयल, इंडिया शुड एक्सप्लोर। क्लियर? तो हम अगर रशिया के साथ अपने ट्रेड को कंटिन्यू रखते हैं तो हमें नुकसान तो होगा। यूएस मतलब बड़ी मार्केट है, हमें नुकसान होगा, बिल्कुल ऑब्वियस है। बट डिस्पाइट दैट आपको ये सब कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड दैट इज समथिंग वी हैव टू सी, वी हैव टू डू। अब देखिए कॉस्ट कंसिडरेशन जरूर होगा, मतलब आपके यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज होंगे। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, डाइवर्जेंस विद यूएस कुड अफेक्ट द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी एंड क्वाड समिट। बिल्कुल ये होगा, इसका असर जरूर पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा काउंटरिंग चाइना के ऊपर, है ना। दूसरा ये हो सकता है कि इंडिया चाइना अपने आप को थोड़ा क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लोजनेस भी इंक्रीज हो सकती है। और हम चाइना को जो काउंटर करने वाले थे यूएस के साथ मिलके, वो ड्रीम हमारा कहीं ना कहीं अब नहीं देखने को मिल रहा। तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आपको बिल्कुल यहाँ पे मेंटेन करनी है। बट इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक फॉल आउट भी दिख रहे हैं। बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स आज की डेट में क्या कर रहा है, इट इज बेसिकली यूजिंग ट्रेड एज अ वेपन। ओके, ये बड़ी दिक्कत वाली चीज है। जब आप ट्रेड को एज अ वेपन यूज करने लग जाते हो तो फिर प्रॉब्लम आती ही आती है, रैशनैलिटी उसमें नहीं रहेगी। एंड दैट इज समथिंग हैपनिंग हियर। तो हमें बिल्कुल ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हाउ टू प्रोसीड फ्रॉम हियर। जितना हो सके उतने कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है आपको कंक्लूड करना है, ताकि जो नुकसान यूएस से हो रहा है वो हम भरपाई करके दूसरों के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना सके। ठीक है, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर। अब बात करेंगे इस ब्रोकन जियोपॉलिटिक्स में इंडिया का क्या रोल है। देखिए ग्लोबल लैंडस्केप में एक मेजर शिफ्ट आ रहा है। सो दैट मेजर शिफ्ट इज दिस, यूएस रशिया टेंशन इंक्रीज हो रहे हैं, यूएस चाइना राइवलरी जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगा रखे हैं एंड चाइना अपनी असर्टिवनेस दिखा रहा है। ठीक है, तो दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग। सो इसको ये भी बोला जाता है कि वी आर इन अ नियो कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, जिसके अंदर एक तरफ यूएस प्लस वेस्ट है और दूसरी तरफ आपको दिखेगा चाइना एंड रशिया। और इतना ही नहीं है, ये एक्सिस बन रहा है जिसके अंदर ईरान भी आ रहा है, पाकिस्तान भी आ रहा है एंड नॉर्थ कोरिया भी आ रहा है। सो दे ऑल कंट्रीज दीज आर फाइटिंग टुगेदर और ये नई डायमेंशन हमें दे रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स की। तो एक चीज आपको समझनी है कि अगर ये दो पोल्स बनते हैं तो आपको पहले तो हमें नॉन अलाइनमेंट का रेलेवेंस इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। बिकॉज आपको वो थर्ड ऑप्शन चाहिए, that third option should be available to the countries। okay,
एंड दैट इज समथिंग दैट वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लोर। ठीक है, बिल्कुल आप वैसा ही चाहेंगे। अच्छा, अब जो इसके अंदर जो की डेवलपमेंट आपको समझनी है दैट इज कि आप टैरिफ इम्पोज कीजिए। मतलब इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ ये एक प्रॉब्लम है। अब टाइम आएगा कि हमें जो है काउंटर करना पड़ेगा, काउंटर टैरिफ लगाने पड़ेंगे हमें यूएस के ऊपर। अभी तक तो हम रुके हुए हैं, बट इफ थिंग्स नॉट वर्क आउट देन वी हैव टू डू दैट। ठीक है, यूएस हम पे सैंक्शन लगा रहा है क्योंकि हम रशिया के साथ, चाइना के साथ, ईरान के साथ डील कर रहे हैं, तो ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। एंड ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी ही पड़ेगी। सो ये नॉन नेगोशिएबल है, दैट वन हैज टू अंडरस्टैंड हियर। ठीक है, और दुनिया के अंदर एक तरीके से आज की डेट में ये बैलेंस मेंटेन करना डिफिकल्ट है। फ्रेगमेंटेड डिवाइडेड वर्ल्ड है यहाँ पे। चाइना फैक्टर जरूर है यहाँ पे, बट देर आर वेज टू यू कैन से काउंटर चाइना। तो अभी नया अलायंस बन रहा है, देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी जो कंट्रीज हैं वो चाइना के साथ आ रहे हैं। और तिब्बतन बेसिकली ये स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें जो है अपना रिवाइव करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को देख के। मतलब आप देखिए कि दे आर बेसिकली बिल्डिंग डैम्स, है ना, और इंडियन बॉर्डर के नजदीक वो डैम बना रहे हैं, तो ये बहुत बड़े लेवल पे आपको इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। देखो, चाइना इज अ चैलेंज एंड वी हैव टू डील विद इट, ये सबसे बड़ी चीज है। बैलेंसिंग एक्ट कैसे करना है, बॉर्डर को डी एस्केलेट करो जो भी प्रॉब्लम चल रही है, क्वाइट डिप्लोमेसी करो ऑन गाजा, है ना, इजराइल, ईरान। शोर मत मचाओ, चुपचाप चुपचाप जो है वहां पे बात करते रहो। रीजनल एंगेजमेंट्स की तरफ आप आगे जाइए, ब्रिक्स की तरफ फोकस कीजिए, एससीओ पे फोकस करो, ईस्ट एशिया पार्टनरशिप पे फोकस करो। इन सभी एरियाज में हमें फोकस करना होगा। और यूएस के साथ भी आपको ट्रेड एग्रीमेंट करना है। तो ये सारी चीजें करेंगे, बट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सकती है, आपको बस नेगोशिएशन करनी होती है। जब बातचीत नहीं होती तो फिर वो प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। सो दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग एंड दिस इज व्हाट हैज बीन द पॉइंट हियर। अब ब्रिक्स, एससीओ, I2U2, ईस्ट एशिया समिट, ये से एरिया है जहां पे हम अपने आप को इनके साथ अपनी इक्वेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं या प्रोएक्टिवली इनके सक्सेसफुल बनाने पे काम कर सकते हैं। तो ये हमें करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अकेले पड़ जाओगे, वो बिल्कुल डिजास्टरस होगा हमारे लिए। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी का क्या हमारे यहाँ पे वेलफेयर कंसेप्ट में रोल रहा है। और बेसिकली आपको समझना है कि जो आधार का हम पूरा रूल कर रहे हैं, वो वेलफेयर की कितनी स्कीम्स आधार बेस्ड हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। आइडिया ये था कि इससे लीकेज कम होगा, डुप्लीकेसी को एड्रेस हम कर पाएंगे, है ना। बहुत से डुप्लीकेट बेनिफिशियरी हुआ करते थे, उसको आप जो है एड्रेस कर पाएंगे, उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हटा पाएंगे। सो दैट इज वन थिंग वी आर अचीविंग आउट ऑफ इट। और इससे ओवरऑल एफिशिएंसी आएगी, कोस्ट कटिंग होगी, वो सारे फैक्टर्स हमें यहाँ पे दिख रहे थे। अभी क्या है कि समवेयर अराउंड 1200 स्कीम्स दे आर इंटीग्रेटेड इनटू दिस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये एफिशिएंट वे है लोगों तक स्कीम के बेनिफिट पहुंचाने का। ठीक है, 36 ग्रीवेंस पोर्टल हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। अब ये मॉडल है ई गवर्नेंस का। तो अगर क्वेश्चन ई गवर्नेंस पे आता है, यू हैव टू मेंशन दिस डाटा कि ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं यहाँ पे। और आप लीकेज को मिनिमाइज कर रहे हो, आप मैक्सिमम कवरेज लेके आना चाहते हो, बिकॉज आजकल जो है मोबाइल गवर्नेंस भी आ गया है। ठीक है, एम गवर्नेंस बोल देते हैं उसे। मोबाइल फोन के इस्तेमाल से हम लोग जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं, हर एक सेक्शन तक आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, बट जैसे जैसे लोगों के पास स्मार्टफोन आएगा उन तक जो है गवर्नमेंट सर्विसेज पहुंच जाएंगी। दैट इज द पॉइंट है। बहुत से पोर्टल हैं जिनको हम स्ट्रीमलाइन कर चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हमें देखनी है। अब देखिए इस पूरे खेल में क्या है कि ये इस चीज ने काफी काफी वेलफेयर डिसीजंस को डीपोलिटिसाइज कर दिया है। तो कोई डिस्क्रिशन नहीं, कोई डेलिब्रेशन नहीं, लोकल फीडबैक भी नहीं है, यहाँ पे नुकसान भी है। ठीक है, और पॉलिटिक्स से भी आप दूर करते जा रहे हो। और ह्यूमन इंटरेक्शन ही जब नहीं है तो कैसे आप लोगों की समस्या समझोगे? दैट इज द प्रॉब्लम हियर। हमने सोचा कि ई श्रम पोर्टल बनाएंगे, है ना, पीएम किसान बना देंगे और उससे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, क्योंकि हमारा फोकस डिजिटल लिटरेसी पे नहीं रहा है। हम अपनी तरफ से टॉप डाउन अप्रोच लेके चल रहे हैं कि हमने ऊपर से कहा कि हम टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, लेकिन आप जब तक लोग अवेयर नहीं है तब तक वो टेक्नोलॉजी यूज कैसे करेंगे? सो ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो यहाँ पे हो रही है। पब्लिक को पता ही नहीं है, इसलिए पब्लिक की कोई डिबेट नहीं होती इस चीज को लेके।
हम ये उम्मीद में बैठे रहते हैं कि सीएजी जैसी ऑर्गेनाइजेशन इस स्कीम को ऑडिट करेगी, बट वो प्रोसेस लंबा होता है, उसमें रिजल्ट बहुत बाद में आता है और पब्लिक इन मामलों को डिबेट कर नहीं रही है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आज की डेट में हमें दिख रही है। ठीक है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, लेकिन उस वहां तक कोई जा ही नहीं रहा ना, तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। आप यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फैसिलिटेट करना चाहते थे, लेकिन लोग फीडबैक ही नहीं दे रहे हैं, तो कैसे आप अकाउंटेबल बनाओगे? पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड हो गया है इस पूरे खेल के अंदर। ओके, सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव सीन एंड वन हैज टू वर्क ऑन दीज इश्यूज। इन मुद्दों को संभालना बहुत जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। 80 इयर्स ऑफ हिरोशिमा बॉम्बिंग। तो अभी भी देखो क्या क्या ट्रीटीज हमारे पास अवेलेबल हैं जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए हैं। स्पेसिफिकली एनपीटी है, ठीक है, सीटीबीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कि आप टेस्ट नहीं करोगे आगे। ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, तो अभी जिसके जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्होंने तो इसे साइन नहीं किया, इट मींस इट इज मीनिंगलेस। ठीक है, कि जो जो वाकई वेपन रखते हैं वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपकी ट्रीटी आप करोगे क्या उस चीज का? तो मीनिंगलेस होगी, यूजलेस होगी एक तरीके से। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। अब आप देखिए इस पूरे खेल के अंदर जो चल रहा है सिस्टम, प्रेजेंटली क्या हुआ, यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम पे एकदम से न्यूक्लियर वेपन यूज करने के लिए की बात आने लगी। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे यहाँ पे भी, है ना, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जीरो टॉलरेंस फॉर न्यूक्लियर ब्लैकमेल। पाकिस्तान हमें न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता था, लेकिन अब हम झुकने वाले नहीं हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इट मींस दैट फ्यूचर में न्यूक्स के यूज का केस इंक्रीज होने वाला है। प्लस पाकिस्तान बना रहा है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, है ना, स्मॉल ग्रेड न्यूक्लियर वेपन। So this is what they are developing and that also becomes a challenge, because अगर वो वेपन यूज करेंगे तो इंडिया को रिटेलिएट करना पड़ेगा। तो ये सारी गड़बड़ चल रही है आज की डेट में। और दूसरी चीज, निहॉन हिडेंक्यो, उन्होंने डिसआर्मामेंट के लिए बहुत काम किया और उनको 70 साल बाद नोबेल प्राइज मिल रहा है। मतलब जिसने अपनी जिंदगी इस पर्टिकुलर काम के लिए पूरी न्यौछावर कर दी हो, आप उनको फेलिसिटेट भी नहीं कर पा रहे हो, और फेलिसिटेट करने में आपको लग गए 70 ईयर्स। सो अगेन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम हियर। ठीक है, ये सारे मुद्दे हैं, मतलब ये दिखा रहा है कि हाउ सीरियस वी आर व्हाइल डीलिंग विद दीज इश्यूज, कितने सीरियसली हम इस पूरा प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। कंट्री पार्टिसिपेशन के बिना आप इस प्रॉब्लम को नहीं सॉर्ट आउट कर सकते। तो दैट इज रियलिटी एंड दिस इज द टाइम। हम एक कॉम्प्लेसेंसी में जी रहे हैं और एकदम से एक न्यूक्लियर वेपन यूज करने का मौका आ जाएगा और फिर सबको नुकसान हो जाएगा। सो वन हैज टू, यू कैन से, एड्रेस दैट प्रॉब्लम एज वेल। हर हालात में आपको वो इशू को एड्रेस करना होगा। सो दैट इज द पॉइंट हियर। अब बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की। तो देखिए एक रिपोर्ट हमारे यहाँ पे आई है, तो 2015 के बाद से लेके अब तक 5892 केसेस जो है वो पीएमएलए, प्राइम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर जो है ईडी ने डील किए हैं, बट ओनली 15 कन्विक्शंस। तो अब आप सोच लो कितना डिफिकल्ट है किसी को दोषी बनाना। या आप देखिए यहाँ पे होते हैं फॉल्स केसेस। ठीक है, बहुत से केसेस फॉल्स थे पॉलिटिकल रीजन की वजह से, और वो अब जो है आप किसी को ऐसे तो कन्विक्ट कर नहीं सकते, है ना, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। अब देखिए इसके अंदर कन्विक्शन रेट बहुत कम है, बहुत ही कम नजर आ रहा है, मतलब तो 15 आउट ऑफ 5892 तो बहुत ही कम है। अब देखिए ये लॉन्ड्री वर्ड हुआ कैसे, तो बेसिकली ये लॉन्डरमैट से निकला है। यूएस में जो है लॉन्डरमैट्स का इस्तेमाल करते थे, जो इलिसिट मनी था उसको अलग अलग तरीके से लीगल बनाने की कोशिश की जाती थी। बेसिकली जो भी माफिया ने पैसा वैसा कमाया, उस पैसे को जैसे कैसे करके लीगलाइज करने की तरफ इनका ध्यान होता था। और बहुत डिफरेंट तरीकों से इसको किया जाता था, टैक्स इवेजन, है ना, एम्बेजलमेंट, एसेट कंसीलमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सभी तरीके से गलत पैसे को आप जो है वहां पे बनाते हो और स्टोर करके रखते हो। अब सेक्शन 3 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट डिफाइन क्या करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग इज एन एक्ट ऑफ कंसील, पोजेसिंग और यूज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम टू अपीयर लेजिटिमेट। जो पैसा आपने क्राइम से कमाया है उसको हम ऐसे दिखाते हैं कि ये लेजिटिमेट मनी है, लेकिन वो होता इलीगल मनी है। ठीक है,
डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से किया जाता है। पहले होती है प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। पहले आप इलिसिट मनी को फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर लेके आते हो, इसको बोलते हैं स्मर्फिंग। मतलब फंड कर दी आपने, कोई मूवी फंड कर दी है ना, कोई और इस तरीके की एक्टिविटी कर दी, तो पैसा आ गया। फिर मनी को ट्रांसफर करवाया जाएगा एक से दूसरे में, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होंगे और आपको ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन का पता नहीं चलेगा। और इस काम में शेल कंपनीज भी बनाई जाती हैं, फर्जी कंपनीज हैं जो बिल्कुल भी ग्राउंड पे काम नहीं कर रही हैं, लेकिन पैसे के लेन देन को लेके वहां पे जो है उनको एग्जिस्ट कराया जाता है। तो ये खेल चलता रहता है। ठीक, इसका इम्पैक्ट आप देखिए, इट इम्पैक्ट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फ्यूल्स इन्फ्लेशन, डिसरप्ट ट्रेड्स, एनेबल्स इलीगल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग टेरर फंडिंग, उन सभी चीजों को जो है ये डील करता है। अब लीगल फ्रेमवर्क इसके लिए हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वो एग्जिस्ट करता है, और एक्यूज्ड के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है, कि आपको गिल्टी माना जाएगा और आपको ये प्रूव करना है कि आप जो है वो नॉन गिल्टी है बेसिकली। इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है, इसलिए बेल वगैरह मिलने में भी दिक्कत आती है। तो आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के बहुत से ऐसे लीडर्स थे जिनको जो है मोदी गवर्नमेंट ने जेल में डाला, और अब वो धीरे धीरे छूट भी रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज एग्जिस्टिंग, वो चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया है कि एफआईआर इज नॉट नेसेसरी। ठीक, अगर आपको लगता है कि भाई कहीं गड़बड़ है तो आप किसी के अगेंस्ट जो है एक्शन यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो। तो दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, तो ये इस प्रॉब्लम को हम डील कर रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर इश्यूज क्या आ रहे हैं। तो केसेस जो हैं वो तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो कन्विक्शन है वो नहीं हो रहा। प्लस लोग स्मार्टली पैसे को प्लेस करते हैं, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम हियर। ठीक है, मिसयूज का बहुत रिस्क है, वो भी हमने देखा कि पब्लिक कॉन्फिडेंस पॉलिटिकल गेन के लिए ऐसे किया जाता है ना। पब्लिक कॉन्फिडेंस वैसे ही नहीं है ईडी के ऊपर। कितनी बार जो है सुप्रीम कोर्ट ईडी को डांट लगा चुकी है कि तुम कैसे काम कर रहे हो। फिर आप इसके अंदर देखिए कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत सारे हैं, तो एफएटीएफ गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। तो इंडिया मस्ट इंश्योर प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ केसेस टू अवॉइड मिसयूज। टेरर फाइनेंसिंग भी हमें रोकनी है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से टेरर फाइनेंसिंग भी होती है। मतलब जे&के अंदर तो बहुत से ऐसे केसेस हैं, और एनआईए इसको खास तौर पे डील करता है, जहां जहां पे भी टेरर फाइनेंसिंग के केसेस हमें मिले हैं। पहले पत्थरबाजी होती थी तो वहां पैसे मिलते थे लोगों को पत्थर मारने के, तो वो चीज हमें एड्रेस करनी थी, और ये चीज कहीं ना कहीं एड्रेस की भी गई है। सो दैट हैज बीन द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर। अब यहाँ पे मैंने आपको एक टर्म बताई थी, दैट इज योर नेक्रोपॉलिटिक्स। ओके, तो उस टर्म को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपने कई जगहों पे देखा होगा कि कंट्रीज अपने ही देश के लोगों को मरवा देते हैं। तो सवाल ये है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे किसको अलाउ होगा जीना और किसको अलाउ होगा मरना। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे इसराइल का भी एक एग्जाम्पल है। उन्होंने कई केसेस में तो अपने जो होस्टेजेस थे वो मरवा दिए। ठीक है, कि भाई इसकी परवाह ही नहीं करेंगे हम। तो ये दिक्कत आती है यहाँ पे। और इसके अंदर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बताए गए हैं कि नेक्रोपॉलिटिक्स में बेसिकली स्टेप बाय स्टेप कैसे काम किया जाता है। तो पहली चीज आपको समझनी है कि आप एक तरीके से स्टेट टेरर एस्टैब्लिश करोगे, सरकार का डर एस्टैब्लिश करोगे। ठीक, आप उसके लिए चाहे सर्विलेंस करते रहें, ये भी आप करेंगे, है ना। आप वायलेंस जो है उसमें आप इंडल्ज होंगे। इम्प्रिजनमेंट, लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। सो दैट इज समथिंग विच इज डन हियर। तो स्टेट टेरर का फर्स्ट पॉइंट हो जाता है। सेकंड इज दिस, स्टेट कोलैबोरेट विद द प्राइवेट मिलिशिया। ओके, तो ये खुद ब खुद अपनी पुलिस से मान लीजिए काम ना भी कराएं, तो ये प्राइवेट मिलिशिया के साथ मिलके काम करते हैं। तो प्राइवेट मिलिशिया को बोलेंगे जाके लोगों को मारो। जो लोग भी डिसेंट कर रहे होते हैं, सरकार के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, प्राइवेट मिलिशिया का यूज करके उनको टारगेट किया जाता है। सो दिस इज हाउ इट इज डन। फिर थर्ड स्टेज में अगर आप देखेंगे कि भाई राइट टू किल का बहुत इस्तेमाल होता है यहाँ पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फोकस होगा, आप जो है सिक्योरिटी ऑफिस जो आपके एजेंसीज हैं उनको एक्टिव कर देंगे, है ना। कहीं जरूरत पड़ी तो आपने गोली भी चलवा दी। सो दैट राइट टू किल बिकम्स अ हैंडलिंग टूल फॉर द गवर्नमेंट। फिर यहाँ पे जो पॉइंट आपको समझना है कि भाई वॉर इकोनॉमी के ऊपर फोकस आ जाता है।
ओके, सोशल ग्रुप्स को आप वहां से हटाने लग जाते हो, और टॉर्चर का यूज ज्यादा होता है, ड्रोन स्ट्राइक्स दिखती हैं, स्टारवेशन, है ना, ये सभी कुछ हमें देखने को मिलता है व्हेन इट कम्स टू नेक्रोपॉलिटिक्स। ओके, तो ये दिक्कत है आज की डेट के अंदर, जिसका इस्तेमाल हमने देखा है कि कंट्रीज अपने ही देश के नागरिकों को मरवा रहे हैं, ये कह के कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, लार्जर बेनिफिट में कर रहे हैं, दिस एंड दैट। सो देयर इट बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक पॉइंट, और बहुत ही डिफिकल्ट है इस सिचुएशन को डील करना, नॉट इजी एट ऑल। एंड अपने ही लोगों को मरवाना, बट मतलब अब देखो, अगर रियलिस्ट होके मैं सोचूं तो अगर 10 लोगों की जान के को न्यौछावर करके आप 100 लोगों की जान बचा सकते हो, तो ये कुछ लोगों को बहुत ही रीजनेबल लगेगा, बट रियलिटी ये है कि उन 10 लोगों की जान भी क्यों जाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि सबकी जान बचाना। सो दैट हैज बीन द पॉइंट हियर। ओके, so this is what we have for today's class then. Stay tuned, stay connected. Thank you very much.